नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। दुनिया में भारत के विकास की रफ्तार सबसे तेज। आईएमएफ ने कहा भारत का सकल घरेलू उत्पाद पिछले 10 वर्षों में दोगुना होकर 2,10,000 करोड़ डॉलर से बढ़कर 4,30,000 करोड़ डॉलर हुआ। अपने निवास से नकदी मिलने पर दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने दिया स्पष्टीकरण। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर घर के अंदर का वीडियो हुआ सार्वजनिक। जांच के लिए 3 जजों की कमेटी का गठन। ऑफशोर ऑनलाइन मनी गेमिंग कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई। डीजीजीआई ने टैक्स चोरी रोकने के लिए अवैध और गैर अनुपालन वाली 357 वेबसाइट की ब्लॉक। 2,400 बैंक खाते भी फ्रीज। भ्रष्टाचार का सामना कर रहे तुर्की में विपक्षी नेता एक्रम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद तेज हुए विरोध प्रदर्शन। इस्तांबुल से शुरू हुआ प्रदर्शन 50 से अधिक प्रांतों में फैला। और केंद्र सरकार की फिट इंडिया पहल के तहत डीडी न्यूज ने वॉकाथॉन का किया आयोजन। करीब 4 किलोमीटर लंबे वॉक में सैकड़ों की संख्या में डीडी न्यूज कर्मी हुए शामिल। आपको बता दें कि भारत ने बीते 1 दशक में अपनी अर्थव्यवस्था को दोगुना करके दुनिया को चौंका दिया है। देश की मजबूत आर्थिक नीतियों और संरचनात्मक सुधारों के चलते जीडीपी में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है। भारत अब अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद दुनिया में 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है। ये 105% की वृद्धि दर को दर्शाता है, जो अमेरिका 66% और चीन 76% जैसे वैश्विक दिग्गजों से भी तेज है। भारत की जीडीपी 2015 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर थी, जो कि 2025 तक बढ़कर 4.3 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। साथ साथ ये भी कहा है कि ये तेजी भारत को इस साल जापान से तो वही 2027 तक जर्मनी से आगे लेकर जाएगी। विशेषज्ञों के मुताबिक इस शानदार वृद्धि के लिए मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजनाओं ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। साथ साथ मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम और आईटी सेक्टर की निरंतर प्रगति ने आर्थिक विकास को गति दी है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वैश्विक मंच पर इसकी स्थिति को मजबूत कर रही है। जहां अमेरिका की जीडीपी 30.3 ट्रिलियन डॉलर और चीन की 19.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच रही है, वहीं भारत की विकास दर अन्य देशों की तुलना में अधिक मजबूत दिखाई पड़ रही है। और आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से नकदी मिलने के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को एक रिपोर्ट सौंपी है। डीके उपाध्याय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 17 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा से संपर्क हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस कमरे में आग लगी थी उसमें केवल कुछ फर्नीचर और गद्दे जैसे कुछ घरेलू सामान रखे हुए थे। उन्होंने ये भी बताया कि कमरे में नौकरों, माली और कभी-कभी सीपीडब्ल्यूडी के कर्मचारी भी आ जा सकते थे। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने कहा कि जस्टिस वर्मा ने यह भी बताया कि घटना के समय वे भोपाल में थे, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ किसी साजिश की आशंका जताई है। डीके उपाध्याय ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर तैनात गार्ड के अनुसार जिस कमरे में आग लगी थी वहां से मलबा और अन्य आंशिक रूप से जली हुई वस्तुएं हटा दी गई थी। वहां की गई जांच में प्रथम दृष्टया बंगले में रहने वाले लोगों, नौकरों, माली और सीपीडब्ल्यूडी कर्मियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कमरे में प्रवेश की संभावना नहीं दिखाई देती है। इसलिए इस पूरे मामले की गहन जांच की जरूरत है। वहीं चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को जस्टिस वर्मा का पिछले 6 महीने का कॉल रिकॉर्ड डेटा भेजा गया है। जस्टिस वर्मा से आग्रह किया गया है कि वो अपने मोबाइल फोन से कॉल डिटेल्स, मैसेजेस या फिर कोई डेटा डिलीट ना करें। वहीं मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा पर लग रहे आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया है।
अपने आवास से नकदी मिलने के मामले पर जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपना स्पष्टीकरण भी दिया है। जस्टिस वर्मा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन किया है। जस्टिस वर्मा ने कहा है कि घर के स्टोर रूम से बरामद नकदी से उनका या फिर उनके परिवार का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि स्टोर रूम में ना तो मैंने और ना ही मेरे परिवार के किसी सदस्य ने कोई नकदी रखी थी। जस्टिस वर्मा ने कहा कि जिस परिसर में हम रहते हैं वहां से कोई नकदी बरामद नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार के सदस्यों या फिर कर्मचारियों को ऐसी कोई नकदी नहीं दिखाई गई जो कथित तौर पर उस रात वहां से बरामद हुई। जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि मैं इस आरोप का भी दृढ़ता से खंडन करता हूं कि हमने स्टोर रूम से नोट हटाए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जस्टिस यशवंत के घर के अंदर का वीडियो सार्वजनिक कर दिया गया है। वीडियो में नोटों की जली हुई गड्डियां नजर आ रही हैं। कई नोट जलकर खाक भी हो गए हैं। मौके पर मौजूद दमकल कर्मी सफाई करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस वीडियो को दिल्ली पुलिस ने ही शूट किया था। और बात करें नागपुर हिंसा प्रकरण की, तो इस प्रकरण में पुलिस द्वारा माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हामिद इंजीनियर और यूट्यूबर शहजाद खान की गिरफ्तारी के बाद से पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस अब ये जांच करने में जुटी है कि सोशल मीडिया पर इन लोगों ने अफवाह फैलाने के दौरान ये किन किन लोगों के संपर्क में आए थे। हामिद की गिरफ्तारी 2011 में मोमिनपुरा में हुए एक धार्मिक मामले में पहले भी हो चुकी है। वो सिंचाई विभाग में भी नौकरी पर था, लेकिन उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। उस पर फहीम खान के पक्ष में मीडिया में आक्रामक बयानबाजी करने और माहौल खराब करने का भी आरोप है। वहीं शनिवार को पुलिस द्वारा शहर के 5 थाना क्षेत्र से कर्फ्यू हटा लिया गया, जबकि 3 थाना क्षेत्र में कुछ समय के लिए ढील दी गई। कोतवाली, गणेश पेट तहसील और यशोधरा नगर थाना क्षेत्र में कर्फ्यू में फिलहाल कोई ढील नहीं दी गई है और यहां पर पुलिस की टुकड़ियां अग्निशमन दल के साथ साथ हर जगह पर बैरिकेड लगा हुआ है। इस बीच रामनवमी, गुड़ी पड़वा, ईद और हनुमान जयंती जैसे त्योहार को देखते हुए महाराष्ट्र एटीएस संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रख रही है। और आपको बता दें कि बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की 3 दिन से चल रही अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बैठक 2025 का आज अंतिम दिन है। इस वार्षिक बैठक के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के मामले को उठाया गया और संघ ने इसे लेकर चिंता जताई है। तो बांग्लादेश के हिंदू समाज के साथ एकजुटता से खड़े होने का प्रस्ताव भी पारित किया गया आरएसएस की इस वार्षिक बैठक में। तो बेहद विशेष बैठक, आज अंतिम दिन है और कल बांग्लादेश में हिंदू समाज की सुरक्षा की मांग उठाई गई और वहाँ पर जो अत्याचार हो रहे हैं उन पर चिंता व्यक्त की गई। मानवाधिकार हनन का ये गंभीर विषय है, ये बताया गया। तो हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश से संवाद जारी रखने का भी सरकार से आह्वान किया है आरएसएस की इस वार्षिक बैठक में। और अब अगली खबर, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी है। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट मुंबई की एक अदालत में दाखिल की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुशांत की मौत में किसी भी तरह की साजिश या फिर आपराधिक षड्यंत्र के सबूत नहीं मिले हैं। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने आवास में मृत पाए गए थे। सुशांत सिंह की मौत के मामले में उनके पिता ने रिया चक्रवर्ती के ऊपर आरोप लगाए थे। दूसरी ओर रिया ने भी सुशांत के परिवार पर जो आरोप लगाए थे, दोनों केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला 2020 में खूब सुर्खियों में रहा था। इस केस में कई हाई प्रोफाइल लोगों के नाम आने की बात भी कही गई थी। बाद में परिजनों की मांग पर सीबीआई ने अगस्त 2020 में सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच शुरू की थी। और टैक्स चोरी को रोकने के लिए डीजीजीआई ने ऑफशोर ऑनलाइन मनी गेमिंग कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की है। डीजीजीआई ने अवैध और गैर अनुपालन वाली ऑफशोर ऑनलाइन मनी गेमिंग संस्थाओं की 357 वेबसाइट ब्लॉक कर दी हैं। वहीं 2 अन्य मामलों में डीजीजीआई ने सामूहिक रूप से लगभग 2400 बैंक खातों को फ्रीज किया है और लगभग 126 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। डीजीजीआई ने जनता को सतर्क रहने
और विदेशी ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ने से बचने की सलाह दी है। ऑनलाइन मनी गेमिंग, सट्टेबाजी और जुए की आपूर्ति में शामिल लगभग 700 ऑफशोर संस्थाएं डीजीजीआई की जांच के दायरे में हैं, जिसमें देखा गया है कि ये संस्थाएं पंजीकरण ना करवाकर, कर योग्य भुगतानों को छिपाकर और कर दायित्वों को दरकिनार करके जीएसटी की चोरी कर रही हैं। डीजीजीआई ने कुछ भारतीय नागरिकों के खिलाफ एक और अभियान चलाया जो भारत के बाहर से ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म चला रहे थे। इससे पता चला कि ये लोग सतगुरु ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म, महाकाल ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म और अभी 247 ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म सहित कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय ग्राहकों को ऑनलाइन मनी गेमिंग प्रदान कर रहे थे और भारतीय ग्राहकों से पैसा इकट्ठा करने के लिए म्यूल बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहे थे। डीजीजीआई ने अब तक इन प्लेटफॉर्म से जुड़े 166 म्यूल खातों को ब्लॉक कर दिया है। अब तक ऐसे 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ऐसे ही अन्य लोगों के खिलाफ जांच जारी है। केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप से नए विचारों और नवाचारों को अपनाते हुए समाज और देश की जरूरतों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। अहमदाबाद में वैजलपुर स्टार्टअप फेस्टिवल के दूसरे संस्करण को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने विकसित भारत के सपने को साकार करने में स्टार्टअप की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। गोयल ने देश में स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए मोदी सरकार के द्वारा की गई पहलों जैसे कि फंड ऑफ फंड्स पर प्रकाश डाला। गुजरात में उद्यमशीलता की भावना और स्टार्टअप नेटवर्क के विस्तार की सराहना करते हुए मंत्री ने युवाओं को रोजगार देने और सामाजिक समस्याओं के लिए अभिनव समाधान खोजने में स्टार्टअप के योगदान पर जोर दिया। मंत्री ने निवेशकों और सलाहकारों से देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए स्टार्टअप में निवेश करने का भी आग्रह किया है। प्रधानमंत्री जी ने इस विकास के मॉडल में कई सारे ज्वेल्स, कई सारे हीरे देश को समर्पित किए हैं। आप याद करिए स्वच्छ भारत मिशन, आप याद करिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम, आप याद करिए डिजिटल इंडिया का जो बड़ा पहल प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। उसी कड़ी में स्टार्टअप इंडिया 2016 में शुरुआत की गई। हम उसको और गहराई से देखें तो अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रोत्साहन दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वित्त आयोग ने अगले 25 वर्ष में विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योजनाएं तैयार की हैं। सीतारमण ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार को भी महत्व दिया गया है। उन्होंने चेन्नई में चेन्नई सिटीजन फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के पहलुओं को भी देखा जा रहा है। साथ साथ अमेरिका की शुल्क नीति जैसी बाहरी चुनौतियों का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने यूक्रेन युद्ध, चीन व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय उतार चढ़ाव समेत कई मुद्दों का उल्लेख किया। वित्त मंत्री ने कहा कि 112 आकांक्षी जिलों को विकसित करने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा है कि 109 पिछड़े जिलों में कृषि उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने इस साल 1 अप्रैल से प्याज पर 20% निर्यात शुल्क समाप्त करने का फैसला किया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा कि प्याज पर लागू 20% निर्यात शुल्क को शून्य करने का फैसला किया है। यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। सरकार ने देश में दिसंबर 2023 में इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। निर्यात प्रतिबंध के बावजूद वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल प्याज निर्यात 17.17 लाख टन और वित्त वर्ष 2024-25 में 18 मार्च तक 11.65 लाख टन रहा। सरकार के अनुसार मासिक प्याज निर्यात मात्रा सितंबर 2024 में 72,000 टन से बढ़कर जनवरी 2025 में 1.85 लाख टन हो गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के लिए प्याज की कीमत काबू में रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का एक और प्रमाण है।
भारत ने बोत्सवाना में बाढ़ को देखते हुए मानवीय सहायता भेजी है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है। भारत ने आवश्यक दवाएं, सर्जिकल आपूर्ति, मच्छरदानी और वाटर प्यूरिफायर सहित लगभग 10 टन सहायता की पहली खेप बोत्सवाना के लिए भेज दी है। वहीं स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने में मदद के लिए किरिबाती को भी मानवीय सहायता भेजी गई है। शनिवार को मुंद्रा पोर्ट से तरावा किरिबाती के लिए 6 बेड वाले कंटेनर आधारित डायलिसिस यूनिट की एक खेप भी रवाना हुई है। और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर मेहुल चोकसी बेल्जियम में है। जी हां, विदेश मंत्रालय ने बेल्जियम से मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है। आपको बता दें, चोकसी अब स्विट्जरलैंड जाने की प्लानिंग कर रहा है। विदेश मंत्रालय का बेल्जियम से मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण का अनुरोध। मेहुल चोकसी ने 13,500 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेल्जियम में है भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी बेल्जियम में है और बेल्जियम सरकार से अनुरोध किया गया है प्रत्यर्पण का। विदेश मंत्रालय का बेल्जियम से मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भगोड़ा हीरा कारोबारी बेल्जियम में है। मेहुल चोकसी भागकर बेल्जियम में है और बेल्जियम की सरकार से विदेश मंत्रालय ने अनुरोध किया है कि उसको प्रत्यर्पित किया जाए। बेल्जियम में है भगोड़ा कारोबारी हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी और मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण का अनुरोध। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, चोकसी ने 13,500 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया था और फ्रॉड करके वो भाग गए थे और अब जानकारी के मुताबिक वो बेल्जियम में है और विदेश मंत्रालय ने अनुरोध किया है बेल्जियम सरकार से कि मेहुल चोकसी का प्रत्यर्पण किया जाए। तो मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण का अनुरोध विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया है बेल्जियम सरकार से। चोकसी ने 13,500 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया था। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की बेल्जियम में है, भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी। तो बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, इस समय बेल्जियम में मौजूद है मेहुल चोकसी और विदेश मंत्रालय ने अनुरोध किया है बेल्जियम सरकार से कि मेहुल चोकसी का प्रत्यर्पण किया जाए, भारत सरकार को लौटाया जाए। बेल्जियम में भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया था और भागकर अब इस समय बेल्जियम में है। विदेश मंत्रालय का बेल्जियम से अनुरोध है कि हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का प्रत्यर्पण किया जाए, भारत को लौटाया जाए। तो ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विदेश मंत्रालय ने खबर दी है कि मेहुल चोकसी बेल्जियम में है। बेल्जियम में करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने वाला हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी भागकर बेल्जियम में पहुंचा है और बेल्जियम में हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी है और विदेश मंत्रालय ने अनुरोध किया है बेल्जियम की सरकार से कि उसको प्रत्यर्पित किया जाए, भारत को प्रत्यर्पित किया जाए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है, देखते रहिए डीडी न्यूज। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। सरकार की फिट इंडिया मुहिम है और फिट इंडिया मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज डीडी न्यूज दिल्ली ने वॉकाथॉन का आयोजन किया। वॉकाथॉन को प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी, डीडी न्यूज की महानिदेशक प्रिया कुमार और एडीजी
पंकज कुमार पांडे ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वॉकाथॉन की शुरुआत कोपरनिकस मार्ग स्थित दूरदर्शन भवन से हुई और इंडिया गेट सर्किल का पूरा चक्कर लगाकर वापस दूरदर्शन भवन में समाप्त हुई। लगभग 4 किलोमीटर की इस वॉकाथॉन में डीडी न्यूज के सैकड़ों प्रतिभागियों ने भाग लिया। पुरुष वर्ग में राहुल शर्मा पहले और मंथन दूसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में प्रतिभा पहले और कुसुम मीना ने दूसरा स्थान हासिल किया। 40 से 50 की आयु वर्ग में असीम मिश्रा ने प्रथम स्थान हासिल किया। इस मौके पर स्वयं संस्था की शीनू जिंदल भी मौजूद रहीं। आज डीडी न्यूज़ ने एक वॉकाथॉन ऑर्गेनाइज किया। माननीय प्रधानमंत्री का जो फिट इंडिया का आह्वान है उसको देखते हुए हमने सबने ये डिसाइड किया कि हम भी इसका एक हिस्सा बनेंगे। हमारे 300 करीब प्रतिभागी थे और मैं सबका बहुत धन्यवाद करूंगी। सबने बहुत इससे जोर शोर से इसमें पार्टिसिपेट किया है और हम लोग आगे भी ऐसे करते रहेंगे। और सबको हम यही कहना चाहेंगे, हमारा यही एक मैसेज है कि सबको अपनी फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए और सबको इसका हिस्सा बनना चाहिए। डीडी न्यूज़ के इस वॉकाथॉन में हमने ये भी ध्यान रखा कि हम लोग एक इंक्लूसिविटी, जो इंक्लूजन वाला एक प्रिंसिपल है, उसको भी हम साथ लेके चले। हमारे साथ कम से कम 15 लोग ऐसे थे जो दिव्यांग हैं, जिन्होंने बहुत ही हिम्मत से और बहुत ही जोश से इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो इसके लिए हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज डबल हेडर यानी कि एक दिन में 2 मैच खेले जाएंगे। दिन के पहले मुकाबले में दोपहर 3:30 बजे से सनराइजर्स हैदराबाद का सामना हैदराबाद में राजस्थान रॉयल्स से होगा। दिन का दूसरा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा। मैच चेन्नई के एम ए चिदम्बरम चेपॉक स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस दोनों टीमें 5-5 टाइटल जीतकर लीग की सबसे सफल टीमें हैं। मुंबई ने फाइनल में 3 बार चेन्नई सुपर किंग्स को हराया, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010 में अपना पहला खिताब मुंबई को ही हराकर जीता था। आजादी की लड़ाई में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का नाम हमेशा ही स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आजादी के इन दीवानों ने अपनी आखिरी सांस तक ब्रिटिश हुकूमत का डटकर मुकाबला किया और दिल में आजादी का सपना लिए हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए। 23 मार्च 1931 को जब इन देशभक्त वीर सपूतों को फांसी दी गई तो पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश की लहर दौड़ गई। इन शहीदों की पुण्यतिथि पर हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। देश और दुनिया के इतिहास में यूं तो कई महत्वपूर्ण घटनाएं 23 मार्च की तारीख के नाम दर्ज हैं, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 23 मार्च की घटना सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इसी दिन साल 1931 में हमारे वीर सपूतों शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इन क्रांतिकारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश को आजाद कराने के लिए अपने अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लोहा लिया और जब जरूरत हुई तो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। आजादी की लड़ाई में खुद को देश के लिए शहीद करने वाले ये नायक हमारे आदर्श हैं। ये तीनों वीर सपूत क्रांतिकारी विचारधारा के अनुयायी थे, तभी तो फांसी के फंदे पर चढ़ने से कुछ वक्त पहले तक भगत सिंह एक पुस्तक पढ़ रहे थे, सुखदेव कुछ गीत गुनगुना रहे थे और राजगुरु वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। ये तीनों देशभक्त नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन आर्मी के अनोखे वीर थे। तीनों की मित्रता इसलिए भी सुदृढ़ और मजबूत थी क्योंकि उनकी विचारधारा और सोच एक थी और वो थी देश की आजादी। राजगुरु ने वाराणसी में पढ़ाई के साथ साथ संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान हासिल किया था। इसी तरह सुखदेव को खतरों से खेलने की आदत थी और उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी, जबकि भगत सिंह जन्म से ही स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति थे। अपने पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह के स्वतंत्र विचार उनके रग रग में समाये हुए थे। जब साइमन कमीशन 1927 में भारत आया तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने जमकर विरोध किया था। इसी दौरान अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रदर्शन में पुलिस की बर्बर पिटाई से लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। इसके बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए योजना बनाई और दिसंबर 1928 में अंग्रेज सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को गोली मार दी।
भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु समेत अनेक क्रांतिकारी मानते थे कि पराधीनता की बेड़ियां अहिंसा की नीतियों से नहीं काटी जा सकती। यही वजह थी कि जब ब्रिटिश सरकार ने लोगों पर अत्याचार करने के मकसद से पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल को पारित कराने की कोशिश की, तब भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने उनके विरोध में 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली के अंदर बम फेंका। बम फेंकने के बाद भी दोनों विजिटर्स गैलरी में शांतिपूर्वक खड़े होकर पर्चे बांटते रहे। उस पर्चे पर उन्होंने अपना मकसद भारत माता की पूर्ण आजादी लिखा हुआ था। बम फेंकने के बाद दोनों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद अंग्रेजों ने बड़े स्तर पर क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी की। राजगुरु और सुखदेव को भी गिरफ्तार किया गया। सब अलग अलग आरोपों में गिरफ्तार किए गए, लेकिन पुलिस ने सैंडर्स की मौत की कड़ियां जोड़कर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी। पूरे देश में इसका विरोध होने के बावजूद 23 मार्च 1931 को इन तीनों वीर सपूतों को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। पूरे देश में मातम छा गया और इन वीर शहीदों के बलिदान पर 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया गया। इन वीरों ने अपने साहस और क्रांतिकारी गतिविधियों से ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों पर इतना गहरा आघात किया कि थोड़े ही समय के बाद अंग्रेजों का विशाल साम्राज्य भारत से पूरी तरह खत्म हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा करते हुए कहा है कि आज हमारा राष्ट्र भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के सर्वोच्च बलिदान को याद कर रहा है। स्वतंत्रता और न्याय के लिए उनका निडर प्रयास हम सभी को प्रेरित करता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।